नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल डिस्कशन 15 फरवरी 2023। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे दोस्तों द हिंदू एडिटोरियल से। पहला है अदानी स्टोरी एंड इंडियन नियो लिबरलिज्म। इधर बेसिकली अदानी ग्रुप के साथ जो हुआ है उसे इंडियन नियो लिबरलिज्म पॉलिसी से कंपेयर किया है दोस्तों। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसमें नियो लिबरलिज्म वाला जो प्रिंसिपल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए, शेपिंग ए मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम। हमारे देश में जो डिसेबल्ड पर्सन्स है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए भी डिजिटल इकोसिस्टम फ्रेंडली होना चाहिए। आजकल जितने ऐप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें आपको डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए फीचर्स वगैरह कम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है दोस्तों। तो ये डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। इस बारे में एक आर्टिकल है, वो देखेंगे। फिर देखिए, लद्दाख ए फ्रजेल रीजन नीड्स ऑटोनॉमी। लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना है करके डिमांड है दोस्तों। काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हुआ था लेह में, तो उसके बारे में आर्टिकल है, ये भी अच्छा आर्टिकल है। फाइनली, फॉसिल एंड टाइम। ये बेसिकली रीजनली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया था जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स को प्रिजर्व करने के लिए। उसमें एक प्रोविजन है जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुछ पावर्स दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक एजेंसी को सारे पावर्स नहीं देना चाहिए करके एक आर्टिकल है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपका काम का है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंगेजमेंट बढ़ा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, द अदानी स्टोरी एंड इंडियन न्यू लिबरलिज्म। आर्टिकल लिखा है सीपी चंद्रशेखर, ही इज फॉर्मर प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ये आर्टिकल में बेसिकली अदानी ग्रुप के साथ जो हुआ है और इंडियन नियो लिबरलिज्म के बारे में बताया हुआ है। इंडियन नियो लिबरलिज्म मतलब क्या होता है दोस्तों? ये बेसिकली एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जिसमें देश का इनकम, एसेट्स, ये सबको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को सपोर्ट मिल जाए। बेसिकली जब एक कंट्री प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करते हैं या फिर कॉरपोरेट्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो कॉरपोरेट्स को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सब आप नियो लिबरलिज्म बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नियो लिबरलिज्म को अपनाया था 1991 में। आपको पता है दोस्तों, 1991 में जब हमारे देश में एक फिनेंशियल इमरजेंसी हुआ था, तब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये सब अपनाया था। वैसे उस टाइम हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे चाहिए था, लोन चाहिए था। तो आईएमएफ ने बोला था हमें कि आपको आपका जो पूरा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, ओपन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा ताकि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आए देश में। तो तब गवर्नमेंट ने ये एलपीजी वाला रिफॉर्म्स वगैरह लेके आया था। तो गवर्नमेंट ने तब से ओपनली ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया नियो लिबरलिज्म को अपनाने वाला है। बेसिकली नियो लिबरलिज्म में क्या होगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स को सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और जो मार्केट प्राइसेस वगैरह है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर होगा, स्टेट उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। पर इस आर्टिकल में सीपी चंद्रशेखर साहब प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। उनके हिसाब से प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो नियो लिबरलिज्म है, इट इज नॉट अबाउट मार्केट कंपटीशन बट अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम एंड वेल्थ टू फेवर्ड बिजनेस ग्रुप्स। मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट को जो बिजनेस ग्रुप्स पसंद है, जो कॉर्पोरेट्स पसंद है, उन्हीं के लिए इनकम एंड वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, सबके लिए नहीं। उन्होंने कंपटीशन इंश्योर नहीं किया। देखिए दोस्तों, एक बात आपको समझना है, ये जो नियो लिबरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे तो आपको पता चलेगा उधर का जो गवर्नमेंट है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का जो कंट्रीब्यूशन रहता है उस देश की इकोनॉमी में वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स रहने से एक देश की तरक्की होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक तो उनके पास पैसे बहुत है, वो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट वो लाएंगे, है कि नहीं? अनोबियस सी बात है, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करेंगे। ठीक है, पर इधर सीपी चंद्रशेखर साहब क्या बोल रहा है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है मार्केट कंपटीशन इंश्योर नहीं किया, उनको जो बिजनेस ग्रुप्स पसंद है, उनको जो कॉर्पोरेट्स पसंद है, उन्हीं के लिए सब कुछ किया। तो अदानी ग्रुप पिछले कुछ सालों में जो ग्रोथ हासिल किया है, गौतम अदानी वर्ल्ड्स सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी बना था।
इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कड़क सपोर्ट था। पर पिछले कुछ हफ्तों में अदानी ग्रुप के साथ क्या क्या हुआ है ये बात आप सबको मालूम है दोस्तों। जैसे हिंडरबर्ग रिसर्च फर्म ने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया, अदानी ग्रुप का शेयर्स नीचे जाने लग गया। अदानी ग्रुप में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किए थे उनके भी पैसे डूब गए। अभी तक करीब $100 बिलियन का लॉस ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, ये सब आपको मालूम है। देखा जाएगा तो पिछले कुछ सालों में अदानी ग्रुप का जिस तरह का राइज हुआ है वो आप कंपेयर कर सकते हैं जिस तरह रिलायंस ग्रुप का राइज हुआ था धीरूभाई अंबानी के अंडर। अदानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस काफी ऊपर चला गया था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। साथ साथ में उन्होंने अपना फिजिकल एसेट्स को भी एक्सपैंड किया था। बेसिकली इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर को पिछले कुछ सालों से अदानी ग्रुप कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा था। और अदानी ग्रुप ने अपना जो इन्वेस्टमेंट्स फोकस किया था कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल एरियाज में, जैसे कि पावर जनरेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, माइनिंग, मेटल्स एक्सेट्रा। अब देखिए दोस्तों, ये सारे जो सेक्टर्स है ना, ये ऐसे सेक्टर्स है जहां पे लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। छोटे मोटे कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो इधर टच भी नहीं कर पाएंगे। वैसे 1990 से पहले अगर आप देखोगे ये सारे जो सेक्टर्स है, पावर जनरेशन हो गया, पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, रोड्स हो गया, ये पब्लिक सेक्टर्स थे, गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल था। पर देखिए दोस्तों, 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियो लिबरलिज्म वाला प्रिंसिपल अडॉप्ट करने के बाद भी इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रहा था उतना, क्योंकि ये सारे जो सेक्टर्स है ना, जैसे कि मैंने बोला आपको, पावर जनरेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, माइनिंग, मेटल्स एक्सेट्रा, इधर एक तो बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना है, साथ साथ में इसमें रिस्क भी है दोस्तों। और ऐसे सेक्टर्स में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे आपको रिटर्न्स मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसे लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ऊपर से जब तक आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, तब तक वो प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम होगा। मतलब देखिए, आपने आज इन्वेस्ट किया, आपको 10 साल के बाद प्रॉफिट हो रहा है, पर 10 साल के बाद जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है आपको तब पता चलेगा इससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे कहीं और मिल जाता। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स इन सेक्टर्स में। ऊपर से देखिए दोस्तों, इस तरह के कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना होता है। अब ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ये केवल अदानी ग्रुप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, अदानी ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट उनके पास है। मान लीजिए एक पोर्ट का डेवलपमेंट है, अब वो पोर्ट को डेवलप करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा है। अब ये पैसे जो है अदानी ग्रुप रेस करेंगे, रिसोर्सेस को मोबिलाइज करेंगे, मतलब दूसरे लोगों से पैसे लेंगे, दूसरे लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप इसमें आके इन्वेस्ट करो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा करके। ये तो और रिस्की है कि नहीं। अगर प्रोजेक्ट गलती से भी फेल हो गया, ये सारे इन्वेस्टर्स को पैसे वापस देना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो अदानी ग्रुप ने ये रिस्क लिया है। उन्होंने केवल एक प्रोजेक्ट में नहीं, इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। एंड हिज जीनियस सीम टू लाई इन द एबिलिटी टू मोबिलाइज द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर दिस नियर इम्पॉसिबल टास्क। देखिए, एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है दोस्तों फंड्स रेज करने का। मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट आप कर भी सकते हैं, पर आपके पास पैसे होना चाहिए। अगर खुद के पास पैसे नहीं है, आपके पास ये एबिलिटी तो होना चाहिए दूसरे को कन्विंस करके उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाने का, है। और अदानी ग्रुप के लिए काफी फेवरेबल फैक्टर्स भी थे दोस्तों। 2003-4 फाइनेंशियल ईयर से 2011-12 फाइनेंशियल ईयर तक अगर आप कंपेयर करोगे, इंडिया काफी ग्रोथ हासिल किया है अपना नियो लिबरल पॉलिसी रेजिम की वजह से। जैसे कि जीडीपी ग्रोथ आपको देखने को मिला 8% पर आनम। तो इंडिया में और इन्वेस्टमेंट्स आने लगा, ये अदानी ग्रुप के लिए एक फेवरेबल फैक्टर था। तो जैसे इंडिया में मासिव इन्वेस्टमेंट्स आने लगा, इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा, तो इंडियन कमर्शियल बैंक्स भी कन्विंस हो गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर को मैक्सिमम सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों से हमारे जो कमर्शियल बैंक्स है कॉर्पोरेट सेक्टर को मासिव अमाउंट ऑफ लोन्स प्रोवाइड किए, तो ये भी अदानी के लिए फेवरेबल फैक्टर था, क्योंकि अदानी जो भी बैंक से जाके लोन्स मांगते थे वो खुल्लम खुला दे भी देते थे। ऊपर से अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट की तरफ से काफी सपोर्ट मिला है। पिछले कुछ सालों से कॉर्पोरेट टैक्सेस में काफी रिडक्शन लेके आया है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। गवर्नमेंट के ऊपर एक सवाल यह था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे या प्राइवेट सेक्टर को ये काम करने देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने यही डिसाइड किया ये काम प्राइवेट सेक्टर को करने थे, और मैक्सिमम फायदा मिला अदानी ग्रुप को। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज देने लगा, वायबिलिटी गैप फंडिंग होने लगा। ये सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों गवर्नमेंट सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर का। क्या होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, मैंने आपको एक क्लास में बताया था। ये क्या होता है ना दोस्तों,
गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बोलेंगे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अंडरटेक करने के लिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उससे प्रॉफिट कमाना। हो सकता है वो प्रोजेक्ट से उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा, ऊपर से लॉस हो रहा होगा, तो ये लॉस को कवर करेंगे गवर्नमेंट। इसे बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक बस सर्विस शुरू किया गांव में। अब बस सर्विस से गांव के जो लोग हैं उनको काफी मदद मिल रहा है, ठीक है, पर लोग जो टिकट ले रहे हैं उससे आपका पूरा खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा है। बेसिकली कि देखिए, बस के लिए डीजल भरना है, बस का और भी मेंटेनेंस वगैरह होता है, उसके लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। तो टिकट से जो पैसे आ रहा है उसे बस का मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट तो दूर की बात है। पर देखिए, बस सर्विस से गांव के जो लोग हैं उन्हें काफी मदद भी मिल रहा है, तो ये बंद भी नहीं कर सकता। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जब अगर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। इसे वायबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, उन्हें इंकरेज करने के लिए सब्सिडीज, वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसे स्कीम्स भी इश्यू हुआ था पिछले कुछ सालों में। सो ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ दैट एजेंडा वाज द प्रोविजन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम ए पब्लिक बैंकिंग सिस्टम अवैस्ड विथ लिक्विडिटी टू प्राइवेट सेक्टर फर्म्स इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चरल एरियाज। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल एरियाज में जितने प्राइवेट सेक्टर फर्म्स इन्वेस्ट कर रहा है उन्हें लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ क्रेडिट देने के लिए भी कहा गया, बेसिकली पब्लिक बैंकिंग सिस्टम से। तो इस तरह गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज किया है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ, वही मैं बता रहा हूं दोस्तों, अदानी ग्रुप को मिला है। तो अदानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस पॉइंट को क्लियरली बोला है दैट अदानी ग्रुप बेनिफिटेड डिस्प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम दिस फीचर्स ऑफ द नियो लिबरल पॉलिसी रेजिम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियो लिबरल पॉलिसी रेजिम से सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिला है अदानी ग्रुप को। ये हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने अपना रिपोर्ट में बोला। देखा जाएगा तो अदानी पब्लिक सेक्टर बैंक से हेविली बोरो किया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हेविली बोरो किया था, और देखिए उन्हें ऑफिशियल परमिशंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, एक्सेस टू लैंड, ये सब इजीली मिल जाता था, और गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कन्वीनियंट पॉलिसीज भी होते थे। तो बेसिकली नियो लिबरलिज्म का चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर ग्रुप को सबसे ज्यादा फेवर किया है, ये बोल रहा है ऑथर ऑफ द आर्टिकल। नाउ ये रूमर तो बहुत पहले से था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट अदानी ग्रुप को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है करके। अपोजिशन पार्टीज तो बहुत पहले से ये बोल रहा था। तो ये रूमर की वजह से फॉरेन कंपनीज अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट भी करता था, क्योंकि देखिए अगर एक कॉर्पोरेट को उस कंट्री का गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो ऑब्वियस बात है उस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सबसे सेफ है कि नहीं। तो इसी वजह से अदानी ग्रुप में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी आए थे। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप के लिए फंड्स एक प्रॉब्लम नहीं था। वैसे ये जो रूमर चल रहा था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है अदानी ग्रुप को, वही रूमर को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। साथ साथ में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने यह भी बोला था कि अदानी ग्रुप टैक्स एवेशन के लिए काफी मैल प्रैक्टिसेस किए हैं, जैसे कि शेल कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा। क्या होता है शेल कंपनीज? ऐसे कंपनीज जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, नाम के लिए कंपनी होगा, उस कंपनी का कोई बिल्डिंग नहीं होगा, कोई स्टाफ नहीं होगा, बस एक बैंक अकाउंट होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी सारे कंपनीज इस तरह के शेल कंपनीज खोल लेते हैं, वो भी टैक्स हेवन्स में, दूसरे कोई कंट्री में जाके खोलेंगे जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम होगा। इससे फायदा क्या होगा ना दोस्तों, वो कंपनी का ऑपरेशंस वगैरह एक कंट्री में चल रहा होगा जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा है, पर टैक्स रिटर्न्स वो भर रहा होगा उस कंट्री में जहां पे टैक्स कम है, और वो कंपनी उधर रजिस्टर्ड होगा। समझ रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल फेसबुक। अब फेसबुक आप सबको पता है दोस्तों यूएस बेस्ड कंपनी है, पर फेसबुक का जो ऑपरेशन है वो पूरी दुनिया में है। बेसिकली पूरी दुनिया से वो पैसे कमा रहा है। अब फेसबुक जहां पे रजिस्टर्ड होगा, जहां पे उनका हेडक्वार्टर होगा, उधर उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स देना है। तो ऑब्वियस बात है फेसबुक अगर यूएस में रजिस्टर्ड है तो यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स देना है। तो फेसबुक को अगर टैक्स एवेड करना है तो फेसबुक ये कर सकता है, बेसिकली एक मैल प्रैक्टिस ये कर सकता है, एक शेल कंपनी वो ऐसा कोई कंट्री में खोल सकता है जहां पे टैक्स रेट्स बिल्कुल कम हो, ठीक है। या फिर फेसबुक ऐसे भी कर सकता है, ऐसा कोई कंट्री में जाके अपना एक ऑफिस सेटअप कर सकता है, ठीक है, और उधर स्टाफ को रखेंगे, बस नाम के लिए स्टाफ को रखेंगे और बोलेंगे ये हमारा पेरेंट कंपनी है तो इस कंट्री में हम टैक्स देंगे। ये एक्चुअली लीगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर
कुछ कंपनीज क्या करते हैं, शेल कंपनीज खोल लेते हैं अलग अलग कंट्री में, बस नाम के लिए कंट्री खोल लेते हैं बेसिकली टैक्स अवॉइड करने के लिए। अब ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है दोस्तों, बस आप इतना ही समझ लीजिए। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में यह बताया गया कि अदानी ग्रुप ने भी इस तरह के काफ़ी शेल कंपनीज को लिस्ट किया था, ठीक है, अपने शेयर्स को फ्री फ्लोट करने के लिए। तो कुल मिला के हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म का रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप की हालत बहुत खराब है दोस्तों। शेयर्स का वैल्यू काफ़ी नीचे चला गया है। वैसे अदानी ग्रुप ऑलरेडी केस वगैरह फाइल किया है हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट, और अदानी ग्रुप अपने आप को डिफेंड भी कर रहा है। उनका कहना यह है ये एक कंट्रोवर्सी का पार्ट है, हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो अदानी ग्रुप का रेपुटेशन खराब करने के लिए ये सब किया है। बट द स्टोरी बीइंग टोल्ड हैज नॉट एट रीच्ड कंप्लीशन, मतलब अदानी ग्रुप जो स्टोरी कह रहा है, बेसिकली जस्टिफिकेशन दे रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं है दोस्तों। तो कुल मिला के हमें यह समझना है दोस्तों, व्हाट इट हैज ऑलरेडी मेड क्लियर हाउएवर इज दैट नियो लिबरलिज्म इज नॉट अबाउट मार्केट कॉम्पिटिशन एंड ट्रांसपेरेंसी बट एन इंस्ट्रूमेंट टू इंजीनियर इनकम एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन दिस केस इन फेवर ऑफ वन इंडिविजुअल एंड हिज ग्रुप। तो बेसिकली नियो लिबरलिज्म का मतलब है इनकम एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि बिग बिजनेसेस को, बिग कॉर्पोरेट्स को कैपिटल मिल जाए काम करने के लिए। बट इधर क्या हुआ है दोस्तों, बिग बिजनेसेस को नहीं, केवल एक इंडिविजुअल एंड हिज ग्रुप को फेवर किया है नियो लिबरलिज्म के चक्कर में। इस बात को क्रिटिसाइज किया है ऑथर ऑफ द आर्टिकल सीपी चंद्रशेखर। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगला आर्टिकल है शेपिंग ए मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम। ये आर्टिकल लिखा है राहुल बजाज। ही इज द co-founder of Mission Accessibility. He is a practicing lawyer in Delhi and a senior associate fellow on disability rights at the Vithi Center for Legal Policy. ये आर्टिकल में बेसिकली डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में बात हो रही है। देखिए, हम सब डेली बेसिस पर कई सारे एप्स यूज करते हैं हमारे स्मार्टफोन्स के थ्रू। क्या ये एप्स एक डिफरेंटली एबल्ड या फिर डिसेबल्ड पर्सन यूज कर सकते हैं? क्या उनके लिए फ्रेंडली है? जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है या डम्ब है, क्या वो ये एप्स यूज कर सकते हैं जो डेली बेसिस पर काम का है? आंसर इज नो। आप सबको मालूम है जो पॉपुलर एप्स आजकल अवेलेबल है, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जो भी है, ये सब में ऐसे कोई फीचर्स आपको नहीं देखने को मिलेगा जो एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए फेवरेबल। ऊपर से आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है, सारे जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इधर हम अगर डिसेबल्ड फ्रेंडली पर्सन्स के लिए कुछ करेंगे नहीं, देन दैट इज एन इनजस्टिस। तो इस बात को पॉइंट आउट किया है इस आर्टिकल में राहुल बजाज जी ने, और इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी इन्होंने बताया। सबसे पहले 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया में डिसेबल्ड पॉपुलेशन जो है टोटल पॉपुलेशन का केवल 2.21% है। पर ऑथर ऑफ द आर्टिकल राहुल बजाज जी का कहना यह है ये जो परसेंटेज है ये काफी अंडर एस्टिमेटेड है, इससे कई गुना ज्यादा है पॉपुलेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ग्लोबल पॉपुलेशन का 16% जो है डिसेबल्ड है। इस हिसाब से इंडिया जो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाला है, उधर केवल 2.21% डिसेबल्ड है बोलने से ये काफी अंडर एस्टिमेटेड है, इससे ज्यादा 100% होगा। तो चलो ऐसे भी हम मानेंगे इंडियन पॉपुलेशन का 16% डिसेबल्ड है, तो वो 16% के लिए एक डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इधर 10 ऐसे मोबाइल ऐप्स के बारे में बात हो रही है जिसका ऑनलाइन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जिसे लोग डेली बेसिस पर यूज करते हैं और जिसमें डिसेबल्ड के लिए फीचर्स अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फोनपे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। तो इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया और इस सर्वे में वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को इन्होंने यूज किया। क्या होता है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस? इट इज ए सेट ऑफ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड पैरामीटर्स टू डिटरमिन हाउ डिसेबल्ड फ्रेंडली एन ऐप और वेबसाइट इज। तो बेसिकली कुछ पैरामीटर्स देखा जाएगा हर एक ऐप एंड वेबसाइट में, और ये देखेंगे कितना डिसेबल्ड फ्रेंडली है वो एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मतलब एक डिसेबल्ड पर्सन को एक्सेस करने के लिए वो वेबसाइट या एप्लीकेशन में कितने फीचर्स हैं। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वायलेशंस दे कैटेगराइज्ड द लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एप्स एज हाई, मीडियम एंड लो। तो इन्होंने इन सारे एप्स को कैटेगराइज किया और एक एक ऐप में कितना वायलेशन है उसके हिसाब से हाई, मीडियम एंड लो, और इन्हें पता चला 4 out of the 10 apps ranked low while 5 were in the medium category
एंड वन वाज इन हाई कैटेगरी। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था राजेश अग्रवाल जी ने, हु इज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, गवर्नमेंट ऑफ। तो कुल मिलाकर इनका ऑब्जेक्टिव यह है, सारे ऐप डेवलपर्स के साथ कंसल्ट करके एक एक ऐप में डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करवाना, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो। तो इनके हिसाब से इसका इंप्लीमेंटेशन 2 फेसेस में होगा। पहला फेज में सारे ऐप्स का डिजिटल एक्सेसिबिलिटी असेस किया जाएगा, एंड द सेकंड फेज इज टू वर्क विद दिस सर्विस प्रोवाइडर्स एंड हेल्प देम डिजाइन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस दैट विल नॉट ओनली इंप्रूव ऐप एक्सेसिबिलिटी बट आल्सो एजुकेट द स्टेक होल्डर्स अबाउट एक्सेसिबिलिटी एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो सेकंड फेज में क्या करना पड़ेगा, इन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम करके उन्हें हेल्प करना पड़ेगा ऐसे प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस को डिजाइन करने के लिए जो ऐप एक्सेसिबिलिटी को भी इंप्रूव करेंगे, साथ साथ में जितने स्टेक होल्डर्स है उन्हें एजुकेट करेंगे अबाउट द एक्सेसिबिलिटी एंड पीपल विद डिसेबिलिटी। तो बेसिकली जब एक ऐप डेवलपमेंट स्टेज में होगा ना, तभी ये काम करना होगा। ऐसा नहीं कि ऐप पूरा डेवलप होने के बाद आप असेस करोगे फिर उसमें चेंजेस लाओगे, दैट इज नॉट फीजिबल। तो ऐप का डेवलपमेंट स्टेज में ही ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसमें डिसेबल्ड पीपल के लिए कुछ फीचर्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तो ऑलरेडी इनका टीम इस काम में लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग प्रोसेस में, साथ साथ में यूसेज से बेसिकली जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उनसे फीडबैक लिए जा रहे हैं और उनके जो इनसाइट्स है वो ऐप डेवलपर्स एंड कंपनीज को प्रोवाइड कर रहा है। और अगर ऐप डेवलपर्स एंड कंपनीज इनकी बात सुन नहीं रहा है, बेसिकली इतना कुछ करने के बाद भी वो अपने ऐप्स में डिसेबल्ड लोगों के लिए फीचर्स वगैरह इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, तो वो कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। देखिए, वी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम लीगल रिकोर्स एज द लास्ट रिसोर्ट ईथर। वैसे देखा जाएगा तो कोर्ट से रिसेंटली अगर आप देखोगे डिसेबल्ड लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल जजमेंट्स वगैरह हुआ है, तो इनका उम्मीद वही है दोस्तों, अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट की तरफ से भी एक डायरेक्शन होगा इन ऐप डेवलपर्स एंड कंपनीज के लिए कि इस तरह के कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगा हर एक ऐप। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, इनका ऑब्जेक्टिव ये है सिक्योरिंग ए मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक है, इंडिया नीड्स टू बी ट्रूली एक्सेसिबल फॉर ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स मस्ट मेक दिस हैपन। तो देखिए, इंडिया डिसेबल्ड लोगों के लिए ट्रूली एक्सेसिबल होना चाहिए, इसके लिए इस तरह के एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है और इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, कंपनीज का, सिविल सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, कोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। अगला है लद्दाख ए फ्रजाइल रीजन नीड्स ऑटोनॉमी। आर्टिकल लिखा है आशीष कोठारी, ही वर्क्स विद द एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप कल्पवृक्ष पुणे। आर्टिकल बेसिकली लद्दाखियों का जो एजिटेशन चल रहा है 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए उसके बारे में है और उनका डिमांड का जस्टिफिकेशन भी आशीष कोठारी साहब ने इधर दिया है। वैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियोस बनाया था दोस्तों, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। मोस्ट रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था सोनम वांगचुक के बारे में, जो अभी फास्ट पर है। उनका भी डिमांड वही है दोस्तों, लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना है। इसके अलावा जनवरी 31 को लेह में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे। सबका डिमांड वही है दोस्तों कि लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर। वैसे क्या है दोस्तों 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जितने स्टेट्स है ना, उन स्टेट्स में जितने ट्राइबल एरियाज है उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी दिया हुआ है। बेसिकली उन ट्राइबल एरियाज में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एस्टैब्लिश किया है जिनमें मैक्सिमम 30 मेंबर्स तक होता है। उन्हें कुछ पावर्स दिया है जैसे कि जुडिशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फिनेंशियल पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स। उनके जो पावर्स है उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे। आसान भाषा में आपने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट ये सब के बारे में सुना होगा। अब ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है ना, उन्हें कुछ मैटर्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे। बस इतना ही समझ लीजिए। तो अभी के हिसाब से 4 इंडियन स्टेट्स 6th शेड्यूल में है जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 4 इंडियन स्टेट्स है आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। आप अमे मित्रा करके याद कर सकते हैं, ऐसे ही याद करना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ लोग AMMT करके याद करते हैं। अब इसमें ए में अरुणाचल प्रदेश भी आ सकता है, एम में मणिपुर भी आ सकता है, तो इस तरह कंफ्यूज होगा। तो आपको याद रखने का एक कोड है दोस्तों, अमे मित्रा। AM फॉर आसाम, ME फॉर मेघालय, MA फॉर मिजोरम,
त्राफुर, त्रिपुरा। ठीक है, बस मेरा एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया, अब अपने हिसाब से याद कर सकते हो। तो लद्दाखियों का डिमांड यह है कि उन्हें भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। वैसे 2019 में बीजेपी उन्हें प्रॉमिस भी किया था कि जैसे वो पावर में आएंगे उन्हें 6th शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे करके, पर अभी तक ये हुआ नहीं है, इसलिए अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। वैसे देखा जाएगा तो 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट लद्दाख को ऐसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया था। उस वक्त लद्दाख के लोग काफी खुश थे, पर अभी वो इतना खुश नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब से लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना है तब से सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा ही इंटरफेरेंस हो गया है। आजकल देखा जाएगा तो लद्दाख में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहा है दोस्तों, जैसे कि माइनिंग, टूरिज्म, हाइड्रो पावर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एक्सेट्रा। क्योंकि इन सारे एक्टिविटीज के ऊपर डिसीजन लेने का पावर किसके पास है? ऑब्वियस सी बात है, ऐसे यूनियन टेरिटरी ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पर देखिए दोस्तों, लद्दाख में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स लाना जरूरी नहीं है, क्योंकि लद्दाख का एक फ्रजाइल इकोसिस्टम है। For example, the region's cold desert ecosystems harbor rare mammals like the wild yak, snow leopard, diverse flora, etc. देखिए कुछ रेयर मैमल्स है, लाइक वाइल्ड याक हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, ये सब आपको प्रेडोमिनेंटली केवल लद्दाख एरिया में देखने को मिलेगा। एंड उधर का जो कल्चर है, लाइवलीहुड से, वो भी काफ़ी अलग है दोस्तों। उधर ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी होना नहीं चाहिए। High altitude pastoralism, agriculture and trade have been the mainstays of Ladakhi economy and society for centuries. सदियों से अगर आप देखोगे लद्दाखी इकोनॉमी का मेन स्टेज क्या क्या है? हाई अल्टीट्यूड पास्टरलिज्म है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है। ये जितने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट अभी प्लान कर रहा है, ये लद्दाख के लिए बिल्कुल सही नहीं है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान्स कुछ और है दोस्तों। अभी के हिसाब से एक नया एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है संस्कार रीजन में, और देखिए लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के चक्कर में मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स भी प्लान कर रहा है। 2023 बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपीस अलोकेट किया है फॉर सोलर पावर इवैक्यूएशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन फ्रॉम ए प्रोजेक्ट ऑफ 13 गीगावाट इन द इकोलॉजिकली फ्रजाइल चंगतांग रीजन ऑफ लद्दाख। तो बेसिकली बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लद्दाख में आने वाला है। वैसे देखा जाएगा तो 1995 से लद्दाख का एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, पर ये काउंसिल का उतना कोई पावर्स नहीं है जिस तरह 6th शेड्यूल ऑटोनोमस काउंसिल्स के पास है। तो फाइनली ऑथर ऑफ द आर्टिकल आशीष कोठारी साहब का कुछ सजेशंस है दोस्तों, इस सिचुएशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर लद्दाख एंड दिल्ली टू वर्क टुगेदर। एक साथ काम करना पड़ेगा। लद्दाख में जो हिल काउंसिल है उन्हें थोड़ा सा और पावर दे दो। अगर हिल काउंसिल कुछ बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे सपोर्ट करना चाहिए। For example, by requiring the armed forces to purchase locally grown and made items। देखिए लद्दाख एरिया में आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। उन्हें अगर आप ये बताओगे कि आप जो ग्रोसरीज वगैरह खरीदते हो वो केवल लोकल खरीदना है, ऐसा नहीं कि दिल्ली से, यूपी से उधर तक सामान आ जाएगा। अगर आप उधर से सामान खरीदना शुरू करोगे तो उधर का जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो होगा, है कि नहीं? नाउ A Hill Council decision for Ladakh agriculture to become fully organic could be backed by the central government। देखिए हिल काउंसिल ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया था कि वो पूरा ऑर्गेनिक होंगे, मतलब जितना फार्मिंग वगैरह होगा ऑर्गेनिक होगा, किसी भी तरह का फर्टिलाइजर्स का यूसेज नहीं होगा। तो इस डिसीजन को अगर इंप्लीमेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% सपोर्ट चाहिए। एंड कम्युनिटीज कुड बी एडेड टू क्लेम एंड ऑपरेशनलाइज कलेक्टिव राइट्स ओवर ग्रासलैंड्स यूजिंग द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर उधर जितने कम्युनिटीज है उन्हें कलेक्टिव राइट्स देना चाहिए उधर के ग्रासलैंड्स के ऊपर, ठीक है। एंड टूरिज्म कुड बी फुल्ली ओरिएंटेड टुवर्ड्स कम्युनिटी रन इकोलॉजिकली सेंसिटिव विजिटेशन। देखिए टूरिज्म जो हो रहा है आजकल लद्दाख में, उसे भी थोड़ा सा इकोलॉजिकली सेंसिटिव विजिटेशन बना देना। वैसे देखा जाएगा तो लद्दाखी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी कुछ अमेजिंग इनिशिएटिव्स लद्दाख के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड सोलर एनर्जी यूज, सस्टेनिंग द फूड एंड एग्रीकल्चरल हेरिटेज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मच एल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्रेजेंट माइंडसेट के साथ चलते रहेंगे, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चक्कर में रहेंगे, तो ये लद्दाख को हेल्प नहीं। ये सबके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लद्दाख को भी 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे तो दैट विल बी ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर रीजनल ऑटोनॉमी मिल जाएंगे तो फिर वही डिसाइड करेंगे कौन कौन से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लद्दाख में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक फ्रजाइल सेंसिटिव इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फाइनल आर्टिकल
फॉसिल एंड टाइम, एब्सोल्यूट वेस्टिंग ऑफ पावर्स इन द GSI में इम्पेड पैलियोंटोलॉजिकल रिसर्च। ये आर्टिकल बेसिकली जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स के बारे में है दोस्तों। क्या है जियो हेरिटेज साइट्स? ऐसे साइट्स जो जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, जहां स्टडी करने से आपको ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में एविडेंस मिल जाएगा, जिन साइट्स को आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे साइट्स को जियो हेरिटेज साइट्स बोलते हैं। और उधर से जो फॉसिल्स, रॉक्स, ये सब आपको मिलेगा ना, इसे बोलते हैं जियो रिलिक्स। तो इस तरह के साइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना जरूरी है ना, जरूरी है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रीजनली एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया है। वैसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस तो नहीं हुआ है, बस ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है। और यह बिल का नाम है जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। अब इस बिल में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों, जो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुका है। वो ये है, द बिल्स प्रोविजन गिव द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया the power to declare sites as having geo heritage value, take possession of relics that rest in private hands, prohibit construction 100 meters around such a site, penalize with fines up to 5 lakh वगैरह वगैरह। तो बेसिकली देखिए, जियो हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करने का पावर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे रहा है। बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सारे पावर्स दे रहा है दोस्तों जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स से रिगार्डिंग। वो एक साइट को ऐसे जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो एरिया कोई प्राइवेट हैंड्स के पास है या फिर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका पोसेशन वो ले सकते हैं। उधर जो रिलिक्स मिलेगा, फोसिल्स, रॉक्स, ये सब का पोसेशन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर सकते हैं। और जिस एरिया को ऐसे जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर करेंगे, उसके 100 मीटर्स आसपास वो कंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोहिबिट कर सकता है। अगर कोई रूल्स को वायलेट करेंगे, 5 लाख तक का फाइन इंपोज कर सकते हैं। एंड जो वायलेट करेंगे उन्हें पनिशमेंट मिल सकता है, इंप्रिजनमेंट का भी। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ये जो पावर पूरा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया है, इससे दूसरे जो सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको डर लग रहा है ऐसे एब्सोल्यूट वेस्टिंग पावर्स केवल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देने से इट में इम्पेड पैलियोंटोलॉजिकल रिसर्च। तो अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन को कोई पैलियोंटोलॉजिकल रिसर्च वगैरह करना है तो फिर जीएसए के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जीएसए के पास सारे पावर्स दे दिया है ये बिल जो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से एक मोर इंक्लूसिव बॉडी होना चाहिए, जस्ट लाइक नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी, जहां पे हर सेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव्स है। ये बिल के हिसाब से तो केवल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही सब कुछ डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेपरेट इंक्लूसिव बॉडी क्रिएट करना चाहिए जहां सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होगा, अलग अलग सेक्शन। वैसे अभी तक ये बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में पेश होने लायक ये बिल रेडी भी नहीं किया है। ड्राफ्ट मतलब अब ये पब्लिक ओपिनियन के लिए ओपन हो जाएगा, पब्लिक अपना सजेशंस वगैरह दे सकता है। तो हो सकता है जब तक ये बिल इंट्रोड्यूस होगा इसमें कई सारे चेंजेस लाया होगा। ठीक है, वही बात है दोस्तों, कोई भी लेजिस्लेशन में एक पर्टिकुलर सेक्टर का हर एक एस्पेक्ट को देखना चाहिए और वो सबको बैलेंस करना चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा लेजिस्लेशन होगा, अच्छा प्रोविजन होगा। इस तरह एक एजेंसी को आप सारे पावर्स दे दोगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको चारों आर्टिकल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।